प्रणाम सर। खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहिए। क्या मितेश, एग्जाम तो तुम्हारा नहीं हुआ? अमितेश, अमितेश, तुम्हारा एग्जाम तो नहीं हुआ ना? आवाज नहीं आ रही है। सर एक पेपर कैंसिल कर दिया था। अच्छा, 22 तारीख को होगा, हिंदी 50 इंग्लिश 50। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जवाब कैसे देंगे। क्वेश्चन है, इंडिफरेंस कर्व से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, इंडिफरेंस कर्व से आप क्या समझते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? मनीषा तुम बोलो। सर वही सोच रहे हैं। प्रियंका? दो वस्तु के उपभोग से सभी बिंदुओं पर सर समान संतुष्टि मिले उसी को तटस्थता कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व। आवाज आ रही है ना सर? हाँ बोलो, फिर से बोलो। सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त हो उसी को हम लोग तटस्थता वक्र कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व। तुम बोलो मनीषा। किसी वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो उसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। दो वस्तु जी। फिर से बोलो, दो वस्तु लेके बोलो। दो वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को प्रत्येक वस्तु में समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो उसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। दो वस्तु है, एक्स और वाई वस्तु है। एक्स और वाई वस्तु के दो वस्तु के संयोग से दो वस्तु के संयोग से जो उपभोक्ता दो वस्तु के विभिन्न संयोग से बोले क्या सर? हाँ बोलिए। दो वस्तु के विभिन्न संयोग से उपभोक्ता को जो समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है उसे तटस्थता वक्र कहते हैं। तुम बोलो प्रभात। दो वस्तुओं के संयोग से सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिलती है, उस रेखा का नाम तटस्थता वक्र रेखा है। तुम राजू बोलो। दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग से सभी बिंदुओं पे समान संतुष्टि मिलती है तो उसे तटस्थता वक्र रेखा कहते हैं।
तो वही लिख लीजिए, प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर लिखिए। दो वस्तु के विभिन्न संयोग से लिखेंगे ना। हाँ, प्रश्न लिख लीजिए, तटस्थ वक्र रेखा किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए, दो वस्तुओं के संयोग से समान संतुष्टि मिलती है तो उस रेखा को तटस्थ वक्र रेखा कहते हैं। दूसरा सर दो वस्तुओं के संयोग से सभी बिंदुओं पर ना कि हाँ, सभी बिंदुओं पर। दो वस्तु के संयोग से विभिन्न बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिलती है। उपभोक्ता को विभिन्न बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिलती है तो उसे तटस्थ वक्र रेखा कहते हैं। फिर जवाब दो मनीषा, इंडिफरेंस कर्व किससे कहते हैं? संयोग से उपभोक्ता को प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उसे तटस्थ वक्र कहते हैं। हरि गोविंद, सर शायद वो लाइब्रेरी में बैठे रहते इस वजह से। अच्छा। तुम बोलो अमितेश। दो वस्तु के संयोग से विभिन्न बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है, उसे तटस्थ वक्र रेखा कहते हैं। दूसरा सवाल, उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं? उपभोक्ता जितना व्यय करने के लिए तत्पर रहता है और उससे कम में वो वस्तु जो मिल जाती है उसी को उपभोक्ता बचत कहते हैं। और एक तो ये भी हो सकता है कि सीमांत उपयोगिता को, वस्तु को जो उपभोक्ता खरीदता है उसमें से सीमांत उपयोगिता को घटा करके जो बच जाता है उसी को उपभोक्ता बचत कहते ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं ना बोलना है। एक उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं तो इसका जवाब दीजिएगा, उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जो मूल्य देना चाहता है हैं। और हाँ, वास्तव में जो मूल्य देता है, इन दोनों मूल्यों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। पहला ठीक। लिख लीजिए, एक लाइन में जवाब देना है। भी तो शामिल होता है ना, उपभोक्ता की बचत जो मतलब कितना खर्चा करना चाहता है। ऐसे खर्चा करना चाहता नहीं, नहीं कोनो आपका पॉकेट एक्सपेंस है, खर्च करेंगे। सेंटेंस का जवाब आपको देना है, इंटरव्यू में जवाब देना है, तो वो जवाब कैसे जवाब देंगे उसी को बता रहे हैं आप। आपसे पूछेगा उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं, आपका जवाब होगा उपभोक्ता की बचत किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता क्या मूल्य देना चाहता है और वास्तव में क्या मूल्य देता है, इन दोनों मूल्यों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। क्या लिखे? उपभोक्ता की बचत किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता क्या मूल्य देना चाहता है और क्या मूल्य देता है, दोनों मूल्यों के अंतर को उपभोक्ता बचत कहते हैं। फिर से बोलो। उपभोक्ता की बचत किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता क्या मूल्य देना चाहता है और क्या मूल्य देता है, दोनों मूल्यों के अंतर को उपभोक्ता बचत कहते हैं। सेंटेंस और सुधरेगा क्या? सेंटेंस को सुधारिए। जी, देखिए सुधारिए कैसे, देखिए उपभोक्ता की बचत
वर्ड जो है पूछ रहा है उपभोक्ता की बचत क्या है, तो जी। आपको बोलना होगा कि श्रीमान उपभोक्ता की बचत वह धारणा है जो बतलाती है कि उपभोक्ता जो मूल्य देना चाहता है और वास्तव में जो मूल्य देता है, इन दोनों मूल्यों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। उपभोक्ता की बचत क्या है पूछ रहे प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत क्या है, तो आपको जवाब देना है किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता क्या मूल्य देना चाहता है और वास्तव में क्या मूल्य देता है, इन दोनों मूल्यों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। पहले उपभोक्ता की बचत शब्द का प्रयोग नहीं करोगी, वो तो पूछिए रहा है कि उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं। जवाब में बोलना है उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं, तो जवाब में बोलना है कि श्रीमान, बोलने में बराबर बोल रहा है श्रीमान, मैडम जो रहे श्रीमान, उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए क्या मूल्य देना चाहता है और वास्तव में क्या मूल्य देता है, इन दोनों मूल्यों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। ये क्या सवाल हुआ? दूसरा सर। हाँ, अब तीसरा लिखिए। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, गिफेन पैराडॉक्स किसे कहते हैं? इफेक्ट पैराडॉक्स। गिफेन हाँ, गिफेन पैराडॉक्स। गिफेन का विरोधाभास किसे कहते हैं? जवाब दीजिए। गिफेन का विरोधाभास। धनात्मक प्रभाव ऋणात्मक होता है, आय प्रभाव धनात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव गिफेन हीन वस्तु है जिसमें कि आय प्रभाव धनात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। इसी को गिफेन विरोधाभास कहा जाता है। विरोधाभास कहाँ हुआ इसमें? गिफेन का नियम हो गया ये। नहीं, विरोधाभास कैसे होगा? कोई बात को विरोधाभास को दर्शाने के लिए आपको गिफेन विरोधाभास है, तो मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो उसका मांग कम हो जाता है, जब उसका मूल्य कम होता है तो उसका मांग अधिक हो जाता है। हम तुमसे पूछ रहे हैं और साथ साथ तुमको बोले, जैसे हम बोल रहे हैं हायर द प्राइस, तो उत्तर होगा लोअर द डिमांड। हायर द प्राइस। तुम प्रियंका सुन रहे हो ठीक से ध्यान से? मनीषा तुमको जवाब देना है। हायर द डिमांड, लोअर द प्राइस। सही होगा। मांग का नियम तो यही है। नो सर, नहीं होगा। हायर द डिमांड तो हायर द प्राइस हो जाएगा। ये मांग का नियम पे बात हो रही है ना सर। हम जो तुमसे पूछे कि हम बोलेंगे उसका तुम बोलोगी, तो हम बोल रहे हैं उसका अगला तुमको बोलना है, तो हम बोल रहे हैं हायर द प्राइस, हायर द क्या डिमांड। बोलोगी? हायर द डिमांड। हायर द प्राइस बोल रहे हैं तो तुम क्या बोलोगी? मांग का क्वेश्चन यदि मांग का नियम से है तो हायर द प्राइस, यदि आप बोलेंगे तो हम लोअर द डिमांड बोलेंगे। अरे क्वेश्चन क्या है वो थोड़ी बात हो रहा है। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, जो हम बोलेंगे उसके बाद तुमको बोलना है जी, तो लोअर द डिमांड। हाँ, फिर पूछ रहे हैं लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। ठीक है, तो ये नॉर्मल बात नजर आ रहा है ना? जी जी। अच्छा, अब बोल रहे हैं लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड। अच्छा, अब पूछ रहे हैं हायर द डिमांड, लोअर द प्राइस।
अब सोचो ये सही है? हायर द डिमांड, डिमांड अधिक है तो मूल्य कम होगा, तब डिमांड बढ़ रहा है। छठ के समय में डिमांड ज्यादा रहता है नारियल का, तो नारियल का कीमत क्या होता है? हायर हो जाता है। तो तुम लोअर कैसे बोल रही हो? रीजन फिर उसमें पता होना चाहिए सर। रीजन बना हायर द डिमांड है तो हायर द प्राइस होगा। जी नारियल का डिमांड हायर है छठ के समय में, जी, तो नारियल का प्राइस क्या होगा? हायर होगा। मतलब ये मांग का नियम नहीं है, नहीं है जी। ये मूल्य का नियम है। जी तब अभी जान लीजिए कि मांग का नियम क्या होता है, मूल्य का नियम क्या होता है। जी मांग का नियम है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, जी जो तुम जान रही हो। जी। मांग का नियम क्या है? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। अन्य बातें स्थिर रहे। अन्य बातें स्थिर रहने पर। जी लिख लीजिए यही बात, नीचे लिख लीजिए, ये हो गया मांग का नियम। प्रश्न प्रश्न लिख लीजिए, मांग का नियम क्या है? इसमें वैसे लिखना पड़ेगा अन्य बात समान रहने पर। अन्य बातें समान, अन्य पर लिखना पड़ेगा लास्ट में। लास्ट में। लास्ट में या पहले, जहां लिखना हो लिखो। मूल्य बढ़ने पर मांग घटेगी, मूल्य घटने पर मांग बढ़ेगी, अन्य बातें स्थिर रहना। प्रभात बोलो तो मांग का नियम क्या है? आवाज नहीं आ रही है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, अन्य बातें स्थिर रहे तो। एकदम करेक्ट। प्रियंका तुम बोलो। अन्य बातें सर स्थिर रहने पर हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। करेक्ट। तुम बोलो मनीषा। किसी वस्तु का मूल्य अधिक होने पर उसका मांग कम होता है, और किसी वस्तु का मूल्य कम होने पर उसका मांग अधिक होता है यदि अन्य बातें स्थिर रहे। अब लिखो मूल्य का नियम क्या है? मूल्य का नियम है, मूल्य का नियम है हायर द प्राइस हायर द डिमांड, लोअर द प्राइस लोअर द डिमांड, अन्य बातें स्थिर है। अधिक मूल्य पर अधिक मांग, कम मूल्य पर कम मांग, अन्य बातें स्थिर है। क्या है मूल्य का नियम? अधिक मूल्य रहने पर अधिक मांग होता है, कम मूल्य रहने पर कम मांग होता है यदि अन्य बातें समान रहता है तब। ये मांग का नियम नहीं है, ये क्या है? मूल्य का नियम। मूल्य के नियम में मूल्य और मांग में सीधा संबंध होता है। जी लिख लो, मूल्य के नियम में
मूल्य के नियम में मूल्य तथा मांग के में बीच के सीधा संबंध होता है, जबकि मांग के नियम में मूल्य तथा वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सर गिफन पैराडॉक्स का क्वेश्चन लिखाए थे, गिफन पैराडॉक्स किसे कहते हैं? हाँ, गिफेन पैराडॉक्स किसे कहते हैं? लिखिए, घटिया वस्तु के संदर्भ में गिफेन पैराडॉक्स होता है। घटिया वस्तु के संदर्भ में गिफेन पैराडॉक्स होता है। घटिया वस्तु जैसे मड़ुआ, ज्वार, बाजरा। आय घटने पर, आय बढ़ने पर, आय बढ़ लिख लीजिए, गिफेन पैराडॉक्स किसे कहते हैं? उत्तर होगा, आय के बढ़ने पर घटिया वस्तु की मांग घट जाती है। आय के बढ़ने पर घटिया वस्तु की मांग घट जाती है। ये गिफन का इसे- नियम हुआ ना? ये गिफेन का नियम हो गया, इसी को गिफेन पैराडॉक्स कहते हैं, गिफेन विरोधाभास कहते हैं, गिफेन का नियम कहते हैं। गिफेन महोदय ने रिसर्च करके पता लगाया कि आय बढ़ने पर घटिया वस्तु की मांग घट जाती है। जैसे ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, ये घटिया अनाज है, आय बढ़ने पर इसकी मांग घट जाती है। नेक्स्ट लिखिए, वेवलेन इफेक्ट। वेवलेन, वेवलेन इफेक्ट। वेवलेन, हाँ, वेवलेन। वेवलेन प्रभाव। वेवलेन प्रभाव जो है वो बतलाता है कि कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। वस्तु होगा डायमंड, प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई वस्तु है डायमंड, हीरा। कीमत बढ़ने की मांग बढ़ जाती है। हाँ, डायमंड का दाम जितना बढ़ेगा उसकी मांग उतनी बढ़ेगी। क्योंकि वो प्रतिष्ठा जनक वस्तु है, प्रतिष्ठा जनक वस्तु है। प्रतिष्ठाजनक वस्तु में वेवलेन इफेक्ट होता है। हायर द प्राइस, हायर द डिमांड। उदाहरण है डायमंड।
हायर द प्राइस, हायर द डिमांड, उदाहरण है डायमंड, वेवलन इफेक्ट, वेवलन महोदय ने इसे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कीमत प्रभाव किसे कहते हैं? प्राइस इफेक्ट। एक्स तथा वाई दो वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु है। एक्स तथा वाई दो वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु है। एक्स की कीमत घट जाती है, वाई की कीमत स्थिर है। एक्स की कीमत घट जाती है और वाई की कीमत स्थिर है, तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की मांग को बढ़ा देता है। और वह नीचे से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर चला जाता है। नीचे से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर चला जाता है। नीचे से ऊपर इंडिफरेंस कर्व पर चला जाता है, इसी को कीमत प्रभाव कहते हैं। मनीषा तुम बोलो, प्राइस इफेक्ट किसे कहते हैं? दो वस्तु एक्स और वाई स्थानापन्न वस्तु है। एक्स का कीमत यदि बढ़ जाता है और वाई का कीमत स्थिर रहता है तो वाई वस्तु का मांग बढ़ जाएगा। एक्स का कीमत घट जाएगा। और वाई का कीमत घट जाए और वाई का कीमत स्थिर रहे, हाँ, तो वाई वस्तु का मांग बढ़ जाएगा। एक्स वस्तु का मांग बढ़ेगा। तो फिर से बोलो। एक्स तथा वाई कोई स्थानापन्न वस्तु है। एक्स वस्तु की कीमत घट जाती है और वाई वस्तु का कीमत स्थिर रहता है, तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की मांग को बढ़ा देता है और वह नीचे की ओर से इंडिफरेंस कर्व, और उसका इंडिफरेंस कर्व नीचे की ओर से ऊपर की ओर चला जाता है, कीमत प्रभाव कहलाता है। उसका वह नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर प्रस्थान करता है, चला जाता है। वह नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर चला जाता है। वह नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर चला जाता है, इसी को कीमत प्रभाव कहते हैं। फिर से जवाब दो। दो वस्तु एक्स तथा वाई है। एक्स वस्तु का कीमत घट जाता है और वाई वस्तु का कीमत स्थिर रहता है, तो एक्स वस्तु का मांग बढ़ जाएगा और इंडिफरेंस कर्व नीचे से ऊपर के ओर, नीचे के कर्व से ऊपर के कर्व पर चला जाएगा, इसी को कीमत प्रभाव कहा जाता है।
इंडिफरेंस कर्व उपभोक्ता, उपभोक्ता नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर प्रस्थान करता है, इसे कीमत प्रभाव कहते हैं। उपभोक्ता इंडिफरेंस कर्व तो दो गो है, तो नीचे सब ऊपर अब चला जाएगा। उपभोक्ता का उपभोक्ता का इंडिफरेंस कर्व, उपभोक्ता के पास अब दो गो इंडिफरेंस कर्व हो गया ना, एगो जी, पहले एक्स जहां और- था सो जी। अब कीमत घट गई तो ऊंचे मात्रा पर चला गया, तो एक नया इंडिफरेंस कर्व है वहां। जी, तो नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर प्रस्थान करता है। नीचे के ऊपर उपभोक्ता उपभोक्ता नीचे के उपभोक्ता नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर प्रस्थान करता है। इसी को कीमत प्रभाव कहते हैं। फिर से बोलिए। दो वस्तु x तथा y स्थानापन्न वस्तु है। x वस्तु का कीमत घट जाता है और y वस्तु का कीमत स्थिर रहता है, तो x वस्तु का मांग बढ़ जाएगा। इससे उपभोक्ता का इंडिफरेंस कर्व नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर चला जाएगा। इसी को कीमत प्रभाव कहा जाता है। फिर से बोलो, नहीं स्पष्ट हो रहा है। लाइन स्पष्ट से बोलो। नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर उपभोक्ता प्रस्थान करता है, इसे आय प्रभाव, इसे कीमत प्रभाव कहते हैं। दो वस्तु x तथा y कोई स्थानापन्न वस्तु है। x वस्तु का कीमत घट जाता है, y वस्तु का कीमत स्थिर रहता है। तो उपभोक्ता नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर चला जाता है। सॉरी, इसमें हम ये कहना भूल गए। x वस्तु का दो x और y दो वस्तु है। x वस्तु का मूल्य घट जाता है और y वस्तु का मूल्य स्थिर रहता है, तो इससे x वस्तु का मांग बढ़ जाएगा। इससे उपभोक्ता नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा। इसी को कीमत प्रभाव कहा जाता है। करेक्ट। राजू तुम बोलो तो कीमत प्रभाव किसे कहते हैं? x तथा y दो प्रतिस्थापन वस्तु है। x की कीमत घट जाती है और y की कीमत स्थिर रहती है। तो उपभोक्ता x वस्तु की मांग को बढ़ा देता है और वह यानी कि उपभोक्ता का इंडिफरेंस कर्व नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पे चला जाता है। उपभोक्ता का इंडिफरेंस के उपभोक्ता चला जाता है। उपभोक्ता ना नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व तो है, ये है दो बना हुआ। जी सर। तुम बोलो तो प्रभात। y सर दो स्थानापन्न वस्तु है। x वस्तु की कीमत जब घट जाती है और y की कीमत जब स्थिर रहती है, तो उपभोक्ता x वस्तु की मांग को बढ़ा देता है। उपभोक्ता नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर की ओर इंडिफरेंस कर्व चला जाता है। इसी को कीमत प्रभाव कहते हैं। नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर स्थापित होता है। स्थापित होता है। उसी पर जाकर रुक जाएगा ना, स्थापित वही हो गया जी। तो इसी को कीमत प्रभाव कहते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आय प्रभाव किसे कहते हैं? कहाँ गिरे? कुछ बना रहे, बॉडी लाइन करना है। तो हमारे पास नहीं है मार्कर, ले लो।
घास हटाओ। क्या लिखे? आय प्रभाव किसे कहते हैं? हाँ, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। इसे धनात्मक आय प्रभाव कहेंगे। लेकिन अगर वस्तु घटिया वस्तु है तो आय बढ़ने पर घटिया वस्तु की मांग घट जाएगी। लेकिन वस्तु अगर घटिया है तो आय बढ़ने पर घटिया घटिया वस्तु की मांग घट जाएगी। इसे ऋणात्मक आय प्रभाव कहते हैं। इसे सर्वप्रथम गिफेन महोदय ने स्थापित किया। घटिया वस्तु का नाम गिफेन वस्तु रखा गया। घटिया वस्तु का नाम गिफेन वस्तु रखा गया। सर इसे सर्वप्रथम कौन बोले थे? गिफेन गिफेन गिफेन। गिफेन। इसे सर्वप्रथम गिफेन महोदय ने दिया। इसलिए इसे गिफेन पैराडॉक्स कहा जाता है। ऋणात्मक आय प्रभाव को गिफेन पैराडॉक्स कहा जाता है। लिख लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मांग की रेखा D1 से D2 हो गई। तो इसका क्या अर्थ होगा? इसको मांग में वृद्धि बोलेंगे कि मांग में शिफ्ट बोलेंगे? शिफ्टिंग बोलेंगे सर। क्या अंतर होता है दोनों में? सर प्रतिस्थापन प्रभाव हो जाएगा। ये प्रतिस्थापन प्रभाव होगा कि वस्तु एक जैसे चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाता है तो लोग गुड़ का उपयोग करने लगता है। अभी यहाँ हम लोग को बात कर, हम लोग कह रहे हैं मांग की रेखा D1 से D2 हो गई, तो इसको क्या कहेंगे? D1 से मांग की रेखा है D1, अब हो गया D2,
तो इसको क्या बोलेंगे? इसको इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे कि शिफ्ट इन डिमांड बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। तुम प्रियंका? सर इंक्रीज इन डिमांड होगा। प्रभात? होगा, इंक्रीज है? होगा डिमांड, इंक्रीज होगा डिमांड में। गलत। इसी को कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड एक ही डिमांड कर पर बाएं दाएं घसकने को कहते हैं। मांग की रेखा में, मांग की रेखा पर अगर आप बाएं से दाएं, दाएं से बाएं एक ही रेखा पर हो रहे हैं तो उसको हम इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। लेकिन मांग की डिमांड कर भी बदल गया, D1 से हो गया D2, D2 से D3, इसको कहा जाएगा अपवर्ड शिफ्टिंग इन डिमांड। कारण इसका होगा जनसंख्या का बढ़ना, आय रुचि का बढ़ना, हैबिट का बदलना, तभी लोग D1 से D2 पर चला जाएगा। जनसंख्या बढ़ जाएगी, D1 से D2 पर चला जाएगा। लोगों की आय बढ़ जाएगी, D1 से D2 पर चला जाएगा। तो क्वेश्चन आपका हो गया कि शिफ्ट इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में क्या अंतर है? शिफ्ट इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में क्या अंतर है? उत्तर होगा इंक्रीज इन डिमांड में केवल मूल्य परिवर्तन होता है, अन्य बातें स्थिर रहती है। इंक्रीज इन डिमांड में केवल मूल्य परिवर्तन होता है, अन्य बातें स्थिर रहती है। तो एक ही रेखा पर मूवमेंट होगा। मांग की रेखा एक ही रहेगी, उसी पर बाएं से दाएं घसकिएगा तो मांग बढ़ जाएगा, दाएं से बाएं घसकिएगा तो मांग बढ़ जाएगा। मांग की रेखा एक ही रहेगी। एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर ऊपर नीचे करेगा। रेखा खींच के देख लीजिए ना। जी जी। मांग की रेखा वो खींच लीजिए, एक जगह गिराइएगा तो 10 होगा, थोड़ा दाहिने घसक के गिराइएगा तो 20 होगा। मांग की रेखा है वो खींचिए कॉपी पर, और उस पर 2 लकीर ऊपर से गिराइए। पहला वाला जो नीचे गिरेगा वहां 10 लिखिए, दूसरा वाला लिखिएगा तो 20 लिखिए। मांग बढ़ गया क्योंकि मूल्य घट गया। जी। उल्टा चलिएगा, मूल्य बढ़ गया तो मांग घट गया। तो इसको कहा जाता है इंक्रीज या डिक्रीज। इसको इंक्रीज या डिक्रीज कहते हैं। लेकिन अगर मांग की रेखा D1 खींचिए, उसके ऊपर D2 खींच दीजिए, उसके ऊपर D3 खींच दीजिए, इसका मतलब हो गया कि ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है देश का।
एगो 1950 का डिमांड है, एगो 1980 का डिमांड है, एगो 2022 का डिमांड है। तो तीनों डिमांड पर फार्मर की संख्या एक रहेगी कि अलग अलग हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया पॉपुलेशन बढ़ गया फार्मर का। बढ़ गया फार्मर का। तो पॉपुलेशन बढ़ जाए, आय शिफ्टिंग रुचि वाला को पैटर्न थोड़ा बदल जाए। शिफ्टिंग वाला को थोड़ा शब्द में बता देते सर। लिख लीजिए, मांग की रेखा में शिफ्टिंग। मांग की रेखा में शिफ्टिंग तब होता है जब अन्य बातें स्थिर नहीं रहती है। जब अन्य बातें स्थिर नहीं रहती है। अन्य बातें के अंतर्गत आता है आय, नंबर 1 लिखिए आय, नंबर 2 रुचि, नंबर 3 फैशन, नंबर 4 प्रतिस्थापन वस्तु का कीमत, नंबर 5 जनसंख्या, नंबर 6 जलवायु, नंबर 7 मूल्य परिवर्तन की प्रत्याशा, नंबर 7 आदत इत्यादि। ये सब आइटम है, इसमें कोई भी अगर बदलेगा तो शिफ्ट कहलाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है, इस सभी को कहा जाता है अन्य बातें। मांग के नियम में अन्य बातें के में ये सब आ जाता है। ये जब स्थिर रहेगी तभी मांग का नियम लागू होगा। मांग का नियम तब लागू होगा जब अन्य बातें स्थिर रहे। इसमें मूल्य नहीं है, अन्य बातें में मूल्य नहीं है जी। तो अगर मूल्य में परिवर्तन होगा तो इंक्रीज डिक्रीज बोलेंगे। मूल्य में परिवर्तन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज। अन्य बातें में परिवर्तन होगा तो उसको बोलेंगे शिफ्ट। जी। अभी जैसे 2022 का पॉपुलेशन का रेखा खींचिए और 2020 का पॉपुलेशन रेखा खींचिए तो अंतर हो जाएगा। जी। कोरोना डेथ के कारण मान लीजिए इतना मर जाए आदमी की पॉपुलेशन घट जाए। जी। भारत में पॉपुलेशन कब घटा था? 1921 में। 1921 की जनसंख्या का जनगणना हुआ था 1921 में भारतवर्ष में। तो भारतवर्ष की जनसंख्या घट गई थी क्योंकि 100 साल पीछे की बात कह रहे हैं। 100 साल पीछे कोरोना वायरस की तरह एक वायरस आया था, उसको स्पेनिश इन्फ्लुएंजा कहते हैं। स्पेन से हुआ आया था, इसे चीन से आया है ना। कोरोना वायरस चीन से आया है। स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया था स्पेन से। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में बहुत सारा हमारा जो सैनिक सब गया हुआ था लड़ने के लिए, तो लौट करके वापस आया तो उसी सबको स्पेनिश इन्फ्लुएंजा धरे हुआ था। और जहाज से आया और बॉम्बे में उतरा तो पूरा महाराष्ट्र में फैल गया इन्फ्लुएंजा। गांधी जी को भी हो गया था, वर्धा में ही फैल गया था पूरा। उसके बाद जून का महीना था,
उसका बहुत सारा उसमें जो मिलिट्री वाला था वो चला गया साउथ का था, उसका सितंबर महीना में साउथ में फैल गया और इतना इसमें मृत्यु हुआ कि लिखे हुआ है किताब में कि गंगा नदी का पेट फूल गया लाश से। लाश लोग पानी में फेंक दिया तो लाश के फूलने से गंगा नदी का पेट क्या हो गया? फूल गया। ये सब कहानी लिखा हुआ। और तब जब जनगणना हुआ तो हमारा जनगणना होने पर पॉपुलेशन भारत का क्या हो गया? घट गया। तो पॉपुलेशन घटने का कारण क्या हो गया? जनसंख्या में कमी होना। इन्फ्लुएंजा हो गया, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। हाँ, तो इसलिए कहता है कि अन्य बातें जो है उस कारण से मांग की रेखा में डाउनवर्ड शिफ्ट होगा या अपवर्ड शिफ्ट होगा। शिफ्ट कब होगा? कोई पूछे तुमसे कि मांग की रेखा में शिफ्ट कब होगा, क्या उत्तर होगा? आय, रुचि, फैशन, प्रतिस्थापन, वस्तु या जनसंख्या, जलवायु, मूल्य परिवर्तन, प्रत्याशा, आदत आदि में परिवर्तन हो जाता है। अन्य बात यदि स्थिर नहीं रहता है तो मांग की रेखा में शिफ्टिंग हो जाती है। और मांग में वृद्धि कमी कब होता है? जब मूल्य में परिवर्तन होता है तब वो मांग में, अन्य बात स्थिर रहती है, मूल्य में परिवर्तन होता है तो मांग में कमी और वृद्धि होती है। तो बोलो तो प्रभात, मांग की रेखा में शिफ्ट कब होता है? जब सर अन्य बातें स्थिर नहीं हो, जैसे जनसंख्या है, आय है, फैशन है, ये सब जब स्थिर नहीं रहेगी तो उस समय मांग में शिफ्टिंग होगा। और सब स्थिर रहेगा तब? सब स्थिर रहेगा तो इंक्रीज होगा, मांग में इंक्रीज होगा। मूल्य केवल अंतर परिवर्तन होगा। सब स्थिर रहेगा तब कौन परिवर्तन होगा? मूल्य में परिवर्तन होगा तो मांग में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। करेक्ट। क्लियर है मनीषा? क्लियर हुआ कि नहीं तुमको? जी क्लियर है। प्रियंका तुम बोलो तो, मांग में शिफ्टिंग कब होता है? जब अन्य बातें सर स्थिर नहीं रहती हैं तब मांग की रेखा में शिफ्टिंग तब होती है जब अन्य बातें स्थिर नहीं रहती हैं, जैसे आय, रुचि, फैशन, वस्तु की कीमत, जनसंख्या, जलवायु, मूल्य रखने की आदत। करेक्ट। राजू तुम बोलो तो, कीमत मांग में कमी या वृद्धि कब होता है? सर अन्य बातें स्थिर हो तब मांग में कमी या वृद्धि होती है। करेक्ट, दैट्स ऑल। हो गया आज का। प्रणाम सर।